अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन पुरस्कार कहानी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्पेक्टर की हैसियत से आए मुझे 2 ही हफ्ते हुए थे। सईदपुर गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। गांव में ज़्यादातर लोग मवेशी पालने का काम करते थे। मेरे उस गांव में आने से कबल कभी कभार ही भूला भटका जंगली जानवर आकर किसी का बकरा भेड़ वगैरह ले जाता था। दरअसल जंगल गांव के करीब ही था। जब कोई जंगल से लकड़ियां जलाने को लकड़ियां लेने जाता था तो उसे गुमशुदा जानवर की बाकियात यानी खाल और दीगर हड्डियां वगैरह मिल जाती। तब उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि इसे कोई जंगली जानवर जंगल में उठा लाया था। सईदपुर में मेरे आने से 2 हफ्ता कबल मवेशियों को रोज़ाना ले जाने की वारदात में इजाफा हो गया था। गांव के लोगों का तशवीश में मुब्तला होना फितरी बात थी। लोगों ने अपने अपने तौर पर रात में जागकर इस राज को जानने की कोशिश की। कुछ देहातियों का ये ख्याल था कि जंगल में आसेब है जो उनकी किसी बात से नाराज़ हो गया है, इसलिए रोज़ाना एक मवेशी गायब हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने उस आसेब को देखा है। वो एक काले जानवर के रूप में रात को आता है। जिस्मानी एतबार से वो रीछ लगता है, लेकिन वो इस कदर कदावर है कि कई रीछ को जमा किए जाने पर उसकी लंबाई और चौड़ाई बनती है। अगर कोई रोशनी की मदद से उसका चेहरा देखने की कोशिश करे तो वो उस वक्त हमला आवर हो जाता है। इसलिए आसेब को चांदनी रातों में ही देखा जा सकता है। मेरा ख्याल था कि आसेब से मुतल्लिक जो बात फैलाई जा रही है उसमें कोई सदाकत नहीं है। इस तरह की अफवाह वही फैला रहा है जो मवेशी चुराने के काम में मुलव्वस है। इस तरह की खबर फैल जाने पर कोई शख्स चोर को आसेब समझकर ना उसे देखने और ना उसका पीछा करने की कोशिश करेगा। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी थी। पूरे इलाके को तारीकी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। मैंने रोशनी करने को अपने हाथ में टॉर्च ले ली थी। एक जगह झाड़ियों में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ मैं आगे बढ़ा। झाड़ियों पर टॉर्च की रोशनी डालने पर वहाँ से एक लोमड़ी निकलकर भागी। वो झाड़ियों में घुसी कुछ खा रही थी। मैंने उस जगह पर रोशनी डाली जहाँ लोमड़ी कुछ खा रही थी। उस जगह एक मुर्दा खरगोश पड़ा था। उस लोमड़ी ने अभी अभी उस खरगोश का शिकार किया था और उसे खाना चाहती थी। ऐसे में वहाँ मैं पहुँच गया था और वो अपना शिकार किया हुआ खरगोश छोड़कर भाग गई थी। मैं वहाँ से आगे बढ़ा। एक मुकाम पर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पलटकर देखना चाहा, मेरे पीछे मौजूद एक डरावनी मखलूक ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, इसलिए मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। टॉर्च भी मेरे हाथ से दूर जा गिरी। फिर मैं जैसे तैसे करके उठा और टॉर्च को उठाकर जलाया। मैं देखना चाहता था कि मुझ पर किसने हमला किया है। मेरे ज़मीन पर गिरने पर उस मखलूक ने दोबारा हमला क्यों नहीं किया। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि ज़मीन पर गिराए जाने पर मुझ में खासी देर तक ज़मीन से उठने की हिम्मत ना हुई थी। वो दोबारा हमला करके मेरा काम तमाम कर सकती थी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे सख्त हैरत हुई। मुझ पर हमला करने वाली मखलूक इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मुझ पर हमला करने वाली मखलूक छलावा थी जो अचानक से आई और मुझ पर हमला किया फिर गायब हो गई। चंद दिन मुझ में इतनी हिम्मत ना रही थी कि रात के वक़्त इलाके में चोर की तलाश जारी रख सकूं। जब तबीयत में बेहतरी आई तो एक रात फिर चोर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं एक फ़र्ज शनास अफसर था। मेरी जिम्मेदारी में ये बात शामिल थी कि इस इलाके के लोगों को मवेशी चोर से निजात दिलाऊं, चोर को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भिजवा दूं। मैं चोर की तलाश में आबादी से खासी दूर निकल आया था। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि जंगली जानवरों को इधर उधर भागते देख रहा था।
मैं अभी पलटकर लौट जाना चाहता था कि एक झाड़ी के पीछे मुझे ऐसे लगा कि कोई छुपा हुआ है। मैंने टॉर्च रोशन करने में देर ना की और टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली। मैं देखना चाहता था कि रात के इस पहर कौन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। कहीं वो चोर ना हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने पिस्तौल भी तान ली ताकि उसके हमला आवर होने पर फायर कर दूं। अचानक झाड़ियों से एक काला जानवर, जिसकी पूरी जिस्म पर काले काले बाल थे, बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि वो बिन मानस की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला कोई जानवर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इतना बड़ा जानवर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे मौका दिए बगैर ही मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरे जिस्म पर अपने 2 हाथ मारे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भारी भरकम पत्थर मारे हैं और मैं दूर जा गिरा। टॉर्च और पिस्तौल भी हाथ से छूट गई। मैं अभी उठने भी ना पाया था। वो पुरस्कार मखलूक गायब हो गई। पुरस्कार मखलूक चाहती तो मुझे दोनों दफ़ा हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे धक्का देकर भाग रही थी। इसमें ज़रूर कोई राज था। जब उसे मारना नहीं था, फिर हमला करके ज़मीन पर छित क्यों कर देती हैं? ये बात किसी तरह समझ में नहीं आ रही थी। ज़मीन से उठ के मैंने उसे इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जगह से ऐसे गायब हो गई जैसे वहाँ थी ही नहीं। सुबह थाने में जब मैंने अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछा तो उसने कुछ सोचते हुए पूछा, सर, जब आपको ये महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है, उस वक्त उस मखलूक ने हमला क्यों नहीं किया? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। टॉर्च की रोशनी डालने पर हमला किया। पहली बार जब उसने हमला किया तो भी टॉर्च ही रोशन थी। इसका मतलब है उस मखलूक को रोशनी पसंद नहीं है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इसलिए वो रात के वक़्त गांव में आकर मवेशी उठा ले जाती है, वरना दिन में भी आ सकती है। दिन में वो कहीं छुप जाती होगी और रात में खुराक की तलाश में निकलती होगी। हमने उसे मवेशी चुराते नहीं देखा है, इसलिए पुरस्कार बला पर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सर, पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होता है। हमें उस पुरस्कार बला पर शक करना होगा, तभी हम उसकी जासूसी करेंगे ना। वो बोला तो मैं उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया। वो बिल्कुल सच कह रहा था। पुलिस का काम तो शक की बुनियाद पर शुरू होकर मुजरिम की गिरफ्तारी पर जाकर ख़त्म होता है। सर, इस काम में सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जंगलों में कई गार है, उन गारों में कोई न कोई गार उसकी पनाहगाह होगा, मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा। जंगल में गार मैंने भी देखे हैं, लेकिन मेरा ध्यान तो उस तरफ गया ही नहीं। सर, क्यों ना आज ही ये काम शुरू कर दिया जाए? हाँ, काम में ताख़ीर नहीं होना चाहिए। ताख़ीर की कोई माकूल वजह भी नहीं है, मैंने कहा। फिर हम दोनों थाने से निकलकर जंगल में घुस गए। अपनी हिफाजत के लिए असलहा साथ लेकर आए थे। गार में घुसने पर पुरस्कार बला के आसार नज़र न आए, मगर गार के अंदर बदबू बहुत थी। इसका मतलब था जानवर रात में या सख्त धूप से बचने को गार में घुस जाते हैं। हम दोनों ने मुंह पर रुमाल रख लिए थे और आगे बढ़ते चले गए। गार के अंदर अंधेरा था, ऐसे में टॉर्च की रोशनी से गार के अंदर का माहौल आसानी से देखा जा सकता था। गार के आखिरी सिरे पर हमें कई खरगोश इधर उधर भागते नजर आए। यहाँ इन खरगोशों का बसेरा है, तभी गार में ये बदबू है। उस गार से निकलकर हम दूसरे, तीसरे, चौथे गर्ज के कई गारों में गए, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका कि जिसकी बिना पर हम कह सकते कि उस गार में वो पुरस्कार बला रहती है। वापसी पर एक आखिरी गार रह गया था। हम उस गार में घुस गए। उस गार में मवेशियों के खाने से बच जाने वाले सर और दीगर जिस्म के अज़ा पड़े थे और कसरत से पड़े थे। इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि गांव की चुराई गई मवेशी इस गार में लाकर खाए गए हैं। इसका मतलब है वो पुरस्कार बला भी इसी गार में है। हमें संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ठीक है सर, मैं होशियार और चौकन्ना हो चुका हूँ। हम दोनों आखिर तक चले गए, लेकिन पुरस्कार बला का कुछ पता नहीं था। जब उस बला का यही ठिकाना है, फिर उसे यहीं पर ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो रहती कहीं और हो और मवेशी खाने के लिए ये जगह इस्तेमाल करती है। गोश्त बच जाने पर वो दूसरे दिन आकर खा लेती होगी।
कहीं और रहने का मतलब है कि उसके साथ उस जैसी कई और पुरस्कार बलाएं भी होंगी। हाँ, ऐसा मुमकिन है सर। दिन भर हम दोनों ने उस पुरस्कार बला को ढूंढा, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। हम दोनों वापस थाने आ गए। हमें इस हद तक कामयाबी हासिल हो चुकी थी कि हमने वो जगह देख ली थी जहाँ गांव के मवेशियों को खाया जाता है। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम अपने सिपाहियों के ज़रिए ये पैगाम गांव में भिजवा दो कि जैसे ही रात में किसी की मवेशी चोरी हो, थाने को इत्तला कर दी जाए। चंद दिन तक गांव से कोई मवेशी चोरी नहीं हुआ। गांव वालों ने भी इत्मीनान का सांस लिया कि उनकी मवेशी चोरी होना बंद हो गए हैं। एक रात हम दोनों जंगल में ही थे कि दूर से उस बला को आते हुए देख लिया। उसने मुंह में एक बकरी का बच्चा दबाया हुआ था। मैंने अपने साथी को टॉर्च बुझाने का इशारा किया और एक झाड़ी की ओर लेकर बैठ गए। उसका रुख हमारी ही तरफ था। मैंने उसके सर का निशाना ले लिया। जैसे ही वो नज़दीक आई, मैंने गोली चला दी। उस बला के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और वही ढेर हो गई। हकीकत यह है कि कुछ देर तक हमारी इतनी हिम्मत ही ना हुई कि उस बला के करीब जा सके। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि वो पुरस्कार बला वाकई मर चुकी है, उसका बदन बेहिस्सो हरकत हो गया है, तब हम उसके करीब गए। उसे अच्छी तरह हिला जुला कर देखा। हालांकि उसका बेजा उड़ चुका था, फिर भी उस बला से खौफ आ रहा था। मेरे और मेरे साथी ने उसे दोनों पिछली टांगों से पकड़ा और गांव का रुख किया। उसे घसीटते हुए जंगल से गांव ले आए। सुबह होने पर गांव में पुरस्कार बला की हलाकत की खबर फैल चुकी थी। लोग उस बला को देखने आ रहे थे और उस बला को हैरत से देख रहे थे, जिसने गांव के लोगों को परेशान करके रख दिया था। गांव के बड़े बूढ़े उस बला को देखने के बाद कहने लगे कि ये कोई जानवर नहीं है, ना किसी जानवर की बिगड़ी हुई नस्ल है। ये कोई मावराई मखलूक है जो जानवर से मुशाबहत रखती है। वो बला बहुत ताकतवर थी, लेकिन रोशनी से डरती थी, इसलिए रोशनी देखते ही बेकाबू हो जाती थी और रोशनी दिखाने वाले पर बेइख्तियार हमला कर देती थी। मैंने उसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया और बला को ख़त्म करने में कामयाब हो गया। मेरे इस कारनामे से गांव के लोग बहुत खुश थे और वो मेरी सच्चे दिल से इज्जत करने लगे। मैं जब तक सईदपुर में रहा, फिर कोई इस तरह की पुरस्कार और डरावनी बला जैसी मखलूक नजर नहीं आई। इसका मतलब था कि उस इलाके में एक ही ये पुरस्कार मावराई बला मौजूद थी जो मेरे हाथों मारी गई थी।